हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इसलिए एक बार फिर आप सभी का बालाजी जुडिशरी की क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अभी तक के जितने वीडियोस होंगे सभी वीडियोस को देख लिया होगा। आपका रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा होगा और ये भी मैं मानती हूँ कि अभी तक आप सभी लोगों ने जो 3 नए क्रिमिनल लॉज आए हैं उन सभी 3 क्रिमिनल लॉज की नई बेयर एक्ट खरीद ली होगी और अगर नहीं खरीदी है तो जल्द से जल्द खरीद लीजिए। आप बच्चे ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि थोड़ा बहुत चेंज आया होगा और हम पुरानी वाले अपने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट से उसको मैनेज करके चला लेंगे, तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। काफ़ी कुछ नए परिवर्तन तीनों क्रिमिनल लॉज में आए हैं और जैसे कि आप लोग चाहे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हों या आप लिटिगेशन में हों, दोनों ही स्थिति में आपके लिए नए बेयर एक्ट खरीदना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी आप सभी को पता है कि एक लॉ स्टूडेंट को या एक लॉयर को बुक्स खरीदने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा और अभी ऑन बोर्ड भी आप देख रहे हैं कि आज हम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि कुछ बच्चों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें थोड़ा सा जो फीडबैक है वो आप बता दिया करिए, तो उससे फिर हमें एमसीक्यूज़ लगाने में अच्छा लगता है। तो ये हम शुरू कर रहे हैं कि थोड़ा सा फीडबैक जो मतलब इम्पोर्टेंट जो इसके पॉइंट्स हैं पहले मैं उनको थोड़ा सा आपको बता दूं, और ताकि आपने भी जो बेयर एक्ट पढ़ के रखा हुआ है उसका भी आपका क्या होगा, साथ साथ में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ठीक है, और हम इसको जो पढ़ेंगे वो संशोधन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, इसमें कुल मिलाकर आपकी 5 अध्याय हैं और इसमें 31 जो है वो सेक्शंस हैं। तो वन बाई हम देखेंगे कि जो पहला अध्याय है प्रारंभिकी, प्रारंभिकी में आपका धारा 1 और धारा 2 है। दूसरा जो अध्याय है वो विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है, जिसमें कि धारा 3 से 6 के बीच है। अध्याय 3 इससे संबंधित अपराध और शास्तियाँ हैं। और उसके बाद अध्याय 4 में अधिनियम के अधीन अपराधों का अन्वेषण। और अध्याय 5 है अभियोजन के लिए स्वीकृति एवं अन्य विधिक उपबंध। तो एक एक करके हम सभी अध्यायों को, वैसे तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम एमसीक्यूज़ में भी ये कोशिश करेंगे कि हम अध्याय वाइज जो है वो एमसीक्यूज़ लें, ताकि जैसे कभी आपने सिर्फ अध्याय 1 को पढ़ा तो आप अध्याय 1 से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उनको देख सकें। ठीक है, और जैसे इन सभी पांचों अध्याय में ये जो अध्याय है अध्याय 3 अपराध और शास्तियों से संबंधित जो अध्याय है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन, एक भी सेक्शन और इसमें जो सब क्लॉसेस दी हुई हैं वो बिल्कुल भी छूटनी नहीं चाहिए। अध्याय 3 जो है वो आपका क्या है, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी चीज़ आपकी छूटनी नहीं चाहिए अगर आप बीआर एक्ट में पढ़ते हैं तो भी। बाकी सभी अध्याय हमको पढ़ना है, बट ये अध्याय जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ और जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो भी हम देख लें। मेरी आदत है, देखिए ये कुछ चीज़ें जो है वो मैं पॉइंट आउट कर देती हूँ
तो आप लोग भी कोशिश किया करिए कि ऐसी कुछ चीज़ें जो है वो आप पॉइंट आउट करके रख लिया करिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको परेशानी ना हो। तो जैसा कि हमने इसमें देखा कि इस अधिनियम में कुल 5 अध्याय हैं और क्या है इसमें 31 धाराएँ हैं। ठीक है? उसके बाद इसमें जो दो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको हर एक्ट में आप याद रखते हैं कि यह अधिनियम 9 सितंबर 1988 को लागू हुआ। तो 2 फैक्ट हो गए कि ये तो आपको याद होना चाहिए कि 5 अध्याय और 31 धाराएँ हैं। फिर दूसरा फैक्ट आपका हो गया कि यह अधिनियम 9 सितंबर 1988 को लागू हुआ। ठीक है? फिर तीसरा महत्वपूर्ण इसमें तथ्य है वो है कि ये जो अधिनियम है ये क्या हुआ था गणराज्य के कौन से वर्ष में, तो 39वें वर्ष में जो है ये अधिनियमित किया गया था। तो ये 3 आपके महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए। अब इसमें एक जो महत्वपूर्ण फैक्ट आया है, हालांकि अब ये आपकी चीज़ बंद हो चुकी है, बंद नहीं हुई है, 1 जुलाई से ये चीज़ लागू होगी, लेकिन फिर भी आप इस फैक्ट को याद रखिएगा कि इस अधिनियम के द्वारा भारतीय दंड संहिता, तो अब ये किसकी बात कर रहा है, आईपीसी की। ठीक है, कि धारा जो 161 और 165 के जो प्रावधान थे उनको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया है। तो ये हो गई इसकी चौथी इम्पॉर्टेंट बात। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप लोग भी पढ़ते हैं तो कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उन्हें क्या किया करिए, आप लोग भी ऐसे अंडरलाइन करके रखा करिए। ठीक, तो ये इससे संबंधित हो गए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज की ओर, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि बिना एमसीक्यूज़ के तो फिर हम जुडिशरी की तैयारी कर ही नहीं सकते। प्री अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आप बेयर एक्ट पढ़ने के बाद, आपने जो नोट्स बनाए होंगे उसे पढ़ने के बाद बहुत ज़रूरी है कि आप एमसीक्यूज़ लगाएं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? तो बिल्कुल अभी अभी हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली है। तो राष्ट्रपति की जो स्वीकृति मिली वो 9 सितंबर 1988 को, 9 सितंबर 1988 को अनुमति मिली। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है कि इसका जो सांख्यांक जो पूछा जाता है कि ये कौन सा सांख्यांक है। ठीक है, तो सांख्यांक जो है ये वो कौन सा है, 49। अच्छा, आप लोग ये बताइएगा कि ये जो सांख्यांक ऐसा लिखा होता है उसका आप लोग क्या मतलब समझते हैं। जैसे इसमें लिखा है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का ये सांख्यांक है, तो सांख्यांक से क्या मतलब समझते हैं, कमेंट में लिखकर बताइए आप लोग कि सांख्यांक से क्या मतलब है। देखिए, सांख्यांक से मतलब होता है कि जैसे ये जो एक्ट है वो 9 सितंबर 1988 को, ठीक है, इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। तो ये देखा जाता है कि 88 में जितने भी अधिनियम बने, ठीक है, उसमें ये कौन से नंबर पे फाइनल हुआ। ठीक है, तो ये उस समय जितने नियम बने होंगे उसमें ये कौन से नंबर पे था, तो उस पे ये नंबर था 49 नंबर पे। मतलब 1 पे कुछ बना होगा, 2 पे कुछ और आया होगा, 3 पे कुछ और आया होगा। तो ये जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है ये कब कौन से नंबर पे आया, 49 नंबर पे आया। तो ये कहलाता है इसका सांख्यांक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में कुल कितने अध्याय और कुल कितनी धाराएं हैं, ये भी हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, तो देखा था हमने, ऑप्शन ए जो है वो सही है। इसमें अ, अध्याय 5 है और धाराएं कितनी हैं, 31 है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का उद्देश्य क्या है? तो भाई बहुत ही सामान्य सी बात है, ये तो अगर आपने कहीं नहीं भी पढ़ा है तो सभी को पता है कि ये अधिनियम किस लिए बनाया गया है, रिश्वत और भ्रष्टाचार निवारण की वर्तमान विधियों को समेकित और संशोधित करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 5, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 भारतीय गणराज्य के कौन से वर्ष में अधिनियमित हुआ था। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि कौन से वर्ष में अधिनियमित हुआ था, तो 39 में।
कौन से वर्ष में? 39 में। ठीक है। प्रश्न 6, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का संपूर्ण विस्तार है। संपूर्ण विस्तार कहाँ पर है? अब इसमें आप पढ़िएगा, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पे, ठीक है, नागालैंड के जनजातीय क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत पे, भारत के बाहर भारत के सब नागरिकों पर। तो इसमें वास्तव में क्या है कि ये कहाँ कहाँ विस्तार है इसका? ए और सी दोनों सही हैं, मतलब इसका जो ऑप्शन डी है वो ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, ठीक। चलिए चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 लागू किया गया है। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 कब लागू किया गया? सभी को पता है, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही ऑप्शन है। 9 सितंबर 1988 को लागू किया गया है। ठीक है, चलिए ये एक मिनट आप ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। इसमें लिखा है जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर। तो नहीं 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 नहीं, ये जो है ये आपका ये तो नहीं आएगा। ठीक है ये नहीं होगा, क्योंकि अब तो सारे नियम जो है वो कहाँ पर? जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, ये नहीं। इसमें आपका क्या आ जाएगा? ठीक है, ये ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें आ जाएगा कि सी सही है। केवल जो आपका जो बी वाला है सिर्फ वही जो आएगा वो सही आएगा, क्योंकि ये गलत है, डी वाला ऑप्शन नहीं आएगा इसमें। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना आप लोगों को? चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निर्वाचन से अभिप्रेत है कोई निर्वाचन जो किसी अधिनियम के अधीन है। निर्वाचन से अभिप्रेत है, यहाँ पर निर्वाचन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है कि निर्वाचन किसी अधिनियम से अधिनियमित है। अब यहाँ पर किसकी बात की गई है? सांसदों का निर्वाचन। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, अपन नेक्स्ट पेज में चले जाएं। किसी विधानसभा का निर्वाचन, किसी स्थानीय प्राधिकार का निर्वाचन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर मतलब इस जो ये एक्ट है, इस एक्ट में निर्वाचन का जो अर्थ लगाया जाता है वो सभी प्रकार के जो निर्वाचन है वो सभी निर्वाचनों से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अधिनियम के अधीन लोक कर्तव्य को परिभाषित किया गया है। अब ये आपका पूरा परिभाषा वाला सेक्शन आ गया। ठीक है, तो अधिनियम के अधीन लोक कर्तव्य को परिभाषित किया गया है। तो ये किसमें परिभाषित किया गया है? ये आपको परिभाषित किया गया है धारा 2 ख में। प्रश्न 10, लोक कर्तव्य से तात्पर्य है कोई ऐसा कर्तव्य जिसके निर्वहन में क्या हो? राज्य की जनता या समाज की रुचि हो, लोक प्राधिकारियों की रुचि हो, राजनेताओं की रुचि हो, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल बहुत ही सरल सा है, राज्य की जनता या समाज की जिसमें रुचि हो, ऐसे कर्तव्य को लोक कर्तव्य कहा गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। लोक सेवक की परिभाषा किसमें दी गई है? तो सभी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो लोक सेवक की जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है धारा 2 ग में। ठीक है, प्रश्न 12, लोक सेवक से अभिप्रेत है। लोक सेवक से क्या अभिप्रेत है? परिभाषा दी गई है लोक सेवक की, तो पढ़िए, कोई व्यक्ति जो किसी लोक कर्तव्य के निर्वहन हेतु सरकार की सेवा में हो अथवा वेतन आदि हो अथवा इसके लिए कोई फीस या पारिश्रमिक या कमीशन प्रदान किया जाता है। बिल्कुल गलत, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, कोई व्यक्ति जो किसी स्थानीय निकाय की सेवा में हो, वेतन अधीन हो। जो व्यक्ति किसी स्थानीय निकाय की सेवा में हो, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, लोक सेवक, कोई व्यक्ति जो किसी स्थानीय प्राइवेट निकाय की सेवा में है और वेतन अधीन हो। ठीक है, ये कुछ ऑप्शन लग रहा है सही। ठीक, तो इसका जो है ऑप्शन सी जो है वो सही है। ठीक है,
चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न 13 की तरफ। प्रश्न 13, कोई व्यक्ति जो ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी लोक कर्तव्य या पालन या निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत है से अभिप्रेत है। तो बहुत सिंपल सी बात है, तो ऐसा व्यक्ति कौन होगा? वो होगा लोक सेवक। ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन लोक सेवक नहीं है? तो बताइए, लोक सेवक कोई नहीं है। कोई मध्यस्थ, कोई न्यायाधीश, न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रापक और कोई स्टाम्प पेपर विक्रेता। तो स्टाम्प पेपर विक्रेता कभी भी लोक सेवक नहीं हो सकता। ठीक है। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से लोक सेवक है। लोक सेवक कौन है इसमें से? लोक प्राधिकरण का प्राध्यापक बिल्कुल है, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बिल्कुल है, कोई न्यायाधीश बिल्कुल है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। तो उपरोक्त सभी क्या है? लोक सेवक है। क्वेश्चन 16, वह व्यक्ति लोक सेवक होगा। लोक सेवक कौन होगा? सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी, सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया। ऑप्शन सी, धारा 2 में वर्णित व्यक्ति चाहे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं। और ऑप्शन डी, आम आदमी। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, ऑप्शन डी सी में दिया गया है, धारा 2 में वर्णित चाहे वो सरकार द्वारा नियुक्त हो या कि ना हो, वो सभी व्यक्ति क्या होंगे? लोक सेवक कहलाएंगे। क्वेश्चन 17 की ओर चलते हैं। अध्याय 2 प्रावधान करता है। बिल्कुल स्पष्ट सी बात है, और अभी तो आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि अध्याय 2 क्या है? विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन ए है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन 18। ठीक है, प्रश्न 18 की ओर चलते हैं। विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति किससे संबंधित जो प्रावधान है वो कहाँ किए गए हैं? वो किए गए हैं आपके धारा 3 में। ठीक है, किसमें किए गए हैं? धारा 3 में विशेष न्यायाधीशों से संबंधित जो नियुक्ति का प्रावधान है वो किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकेगी। विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति या ए और बी दोनों। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, ए और बी दोनों। देखिए कुछ कुछ प्रश्न बिल्कुल डायरेक्ट आ जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न तो आपके बिल्कुल गलत होने ही नहीं चाहिए। ये सीधे सीधे आपके बेयर एक्ट से उठाकर पूछे गए प्रश्न हैं। क्वेश्चन 20, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नांकित अपराध की सुनवाई हेतु की जाएगी। तो किन अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी? तो पढ़ते हैं अपराध क्या है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए। ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के घटित करने के लिए, षड्यंत्र करने के लिए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन दंडनीय अपराधों के दुष्प्रेरण या प्रयास के लिए, उपरोक्त सभी। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये किसके लिए होगा? ये होगा उपरोक्त सभी जो पॉइंट है वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21, कोई व्यक्ति विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति का पात्र कब होगा? तो अगर किसी न्यायाधीश को इस एक्ट के अंतर्गत अगर विशेष पात्रता दी जानी होगी, तब वो कौन होना चाहिए? एलिजिबिलिटी क्या होगी उसकी? सत्र न्यायाधीश हो या रहा हो, अपर सत्र न्यायाधीश हो या रहा हो, सहायक सत्र न्यायाधीश हो या रहा हो, या उपरोक्त सभी। अब देखिए यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि एट प्रेजेंट वो वर्किंग भी हो। यहाँ पर रहा हो, ये देखिए, ये जो रहा हो शब्द हर जगह पे क्या लिखा है? रहा हो या रहा हो। मत अगर वो क्या हो गया है, अगर वो रिटायर्ड भी हो गया है तो भी क्या होगा? उसे विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की जा सकती है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारणीय प्रकरण का प्रावधान किया गया है। विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारणीय प्रकरण का वर्णन किसमें किया गया है? तो वो जो किया गया है वो धारा 4 में किया है। तो ऑप्शन सी जो है उसका सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 23, विशेष न्यायाधीश अपराध का विचारण। विशेष न्यायाधीश अपराध का विचारण दिन प्रतिदिन के आधार पर करेगा, उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार करेगा, विवेक के अनुसार करेगा, पाक्षिक आधार पर करेगा? तो बिल्कुल नहीं। ये किस आधार पर किया जाएगा? दिन प्रतिदिन के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। विशेष न्यायाधीशों के अधिकार एवं प्रक्रिया का प्रावधान। मतलब विशेष न्यायाधीशों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं और वो किस प्रकार की प्रक्रियाओं को अपनाएंगे? तो ये सारी चीज किस में दी गई है? ये हमको इस अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत ये अधिकार और प्रक्रिया बताई गई है। प्रश्न 25, विशेष न्यायाधीश किन्हीं अपराधों का संज्ञान। ठीक है, अब किसी अपराधों का संज्ञान क्या करेंगे? उसे विचारण के लिए अभियुक्त की सुपुर्दगी में ही करेगा, उसे निवारण के लिए अभियुक्त की सुपुर्दगी के बिना भी कर सकता है, ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी है, विचारण हेतु सुपुर्दगी पर तब करेगा जब अभियुक्त तथा अभियोजन पक्ष पूर्ण रूप से उपस्थित हो। तो अगर आप में से कोई लोग प्रैक्टिस में होंगे तो प्रैक्टिकल आधार पर भी आप लोग सोच सकते हैं, और अगर प्रैक्टिस में नहीं होंगे, अगर आप सिर्फ जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि इन चीज़ों को आपने अध्याय 2 के अंतर्गत आपने इसे पढ़ा होगा। तो क्या है इसमें? विषय उसे निवारण के लिए अभियुक्त की सुपुर्दगी के बिना भी इसका जो विचारण है वो किया जा सकता है। मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसका सही ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 26, विशेष न्यायाधीश अपराधों के विचारण के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा? सिविल मामलों में? बिल्कुल नहीं, तो हो ही नहीं सकता, सिविल मामला तो है ही नहीं। वारंट मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बिल्कुल संभव है। ए और बी दोनों बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि सिविल तो है ही नहीं। संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं। तो सीधे सीधे स्पष्ट है कि ये कौन सा किस प्रकार का मामला आएगा? वारंट मामले के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27, विशेष न्यायाधीश अपराध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से उस व्यक्ति को किस शर्त पर क्षमादान कर सकता है? ठीक है, क्या कह रहा है प्रश्न? विशेष न्यायाधीश अपराध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से उस व्यक्ति को किस शर्त पर माफी दे सकते हैं? तो किस शर्त पर माफी दे सकते हैं भाई? पढ़ें ऑप्शन हम कौन कौन से शर्तें इसमें दी गई हैं। कि वह अपराध के संबंध और अपराधियों के संबंध से संबंधित उसके जानकारी दे दे? बिल्कुल नहीं। कि वह अपराध के संबंध में पूर्ण जानकारी दे दे? बिल्कुल भी नहीं। कि वह स्वयं के कार्य की पूर्ण जानकारी दे दे? बिल्कुल भी नहीं। कि वह अपराध के संबंध में और अपराधियों के संबंध में पूर्ण व सत्य जानकारी प्रकट कर दे। अब देखिए यहाँ पर सारी बातों को एक साथ इंक्लूड करके रख दिया है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 28 की तरफ। किसी विशेष न्यायाधीश द्वारा दिए गए क्षमादान में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 308 की उपधारा 1 और 5 तक के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि क्षमादान उस संहिता के किस धारा के अधीन दिया जा रहा है क्षमादान? तो ये आप सभी को पता होगा कि धारा 307 के अधीन। ठीक है, कौन सा सही होगा आपका? धारा 307 के अधीन दिया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन 29 की ओर। विशेष न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति समझा जाएगा। ठीक है, तो इस व्यक्ति को क्या समझा जाता है? बहुत ही स्पष्ट सी बात है, घुमा दिया है बस इसने। तो हम क्या कहते हैं? उसे लोक अभियोजक कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी जो है उसका सही उत्तर है। प्रश्न 30 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधानों के प्रयोजन
के लिए विशेष न्यायाधीश मजिस्ट्रेट समझा जाएगा। ठीक है, तो कौन से प्रावधान के लिए समझा जाएगा? अब इसको पूरा लंबा चौड़ा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इतना देखिए कि ये किसकी बात कर रहा है। ये बात कर रहे हैं मतलब सभी तो दंड प्रक्रिया संहिता है ना, 326 में, 475 में, 360 में, ठीक है, और उपरोक्त ए और बी दोनों में, कि ए और बी दोनों में। तो यही जो है इसका जो ऑप्शन डी जो है वो सही ऑप्शन है, कि दोनों के लिए ही ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही ऑप्शन है। 31, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का विचारण करने वाले विशेष न्यायाधीश दंड विधि संशोधन अध्यादेश 1944 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का कौन उपयोग करेगा? बताइए। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश को और जिलाधीश को। ठीक है, तो कौन करेगा? अब यहाँ आप लोग ऐसे कंफ्यूज तो नहीं होते ना कि जिला न्यायाधीश और जिलाधीश, समझ में आता है ना, क्लियर है ना सबको? आपको जिला न्यायाधीश मतलब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं ना जिसे, हाँ, उसके डीजे। और जिलाधीश मतलब डीएम, ठीक है, जो कलेक्टर होते हैं। ठीक, तो अब हमारा इसका जो ऑप्शन है वो सही उत्तर क्या है? जिला न्यायाधीश को मतलब डीजे साहब को प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 32, विशेष न्यायाधीश अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का विचारण करते समय जिला न्यायाधीश को प्रदत्त शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग कर सके, यह अधिकार उनको प्राप्त हुआ है। यह अधिकार उनको किसके द्वारा किसके द्वारा दिया गया है उनको यह अधिकार? यह अधिकार जो उनको प्राप्त है वो दंड विधि जो है वो 1944 के तहत उनको जो है ये प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 33 में आते हैं, संक्षिप्त विचारण हेतु प्रावधान किया गया है। संक्षिप्त विचारण हेतु इस अधिनियम की किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो इस अधिनियम की जो धारा 6 है, धारा 6 में संक्षिप्त विचारण हेतु प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन 34 में आ जाइए, विशेष न्यायाधीश को संक्षिप्त विचारण के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा में किस प्रावधान के अंतर्गत है? 261, 263। आप देखिए सभी ऑप्शन, और ऑप्शन में से आपका ये तीनों ऑप्शन ही सही नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हमें चलना पड़ेगा। तो ऑप्शन स्पष्ट है कि इसका आंसर तो आपको बिना देखे ही पता चल जाएगा। तो किसके लिए है? धारा 262 से 265 तक। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35, अधिनियम की धारा 6 के अधीन संक्षिप्त विचारण कर रहे विशेष न्यायाधीश के लिए विधि सम्मत होगा कि वह निम्न दंडादेश अधिरोपित करे। ठीक है, तो कौन सा आदेश दे सकते हैं वो? 1 माह से अनाधिक कारावास और 2,000 रुपये से अनाधिक जुर्माना। बी में है 3 माह से अनाधिक कारावास और 1,000। सी ऑप्शन है 6 माह से अनाधिक कारावास और 2,000। और डी ऑप्शन है 1 वर्ष से अनाधिक कारावास और 2,000 रुपये। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको कि अगर ऐसा कोई संक्षिप्त विचारण किया जाता है, ठीक है, तो धारा 6 के अधीन क्या हमें बताया गया है कि 1 माह से, ठीक है, 1 माह से अनाधिक का कारावास और 2,000 रुपये से अनाधिक का जो है वो जुर्माना दिया जाएगा। चलिए प्रश्न 36 में पहुंचते हैं। संक्षिप्त विचारण में विशेष न्यायालय द्वारा दिए गए निम्न में से किस कारावास एवं जुर्माने के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी? ठीक है, तो अगर देखिए बहुत छोटी सी सज़ा अगर मिली है, 1 माह से कम का कारावास और अगर 200 रुपये का जुर्माना अगर दिया गया है, तो फिर उसमें और अपील की क्या आवश्यकता है? ठीक है, इस ये थोड़ा सा कभी कभी जैसे हमको नहीं भी मालूम है तो एक कॉमन सेंस लगा लीजिए कि भाई अपील अपील अब कहाँ से अपील देंगे, इतनी कम सज़ा मिल रही है। 1 माह से कम 1 माह से कम के कारावास और 200 रुपये का जुर्माना है, तो अब उसमें भी कोई क्या अपील करेगा? ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है,
तो अब हम पहुंच चुके हैं इस अधिनियम के अध्याय 3 में। तो देखिए वीडियो ऑलरेडी आधे घंटे का हो चुका है। तो मेरा ये मानना है कि हम भले ही कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे वीडियो को, बट बहुत अधिक लंबा वीडियो नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी भी अगर मैं आधे घंटे भी करूं तो शायद ये पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं। आप इतना पढ़िए, रिवीजन करिए, और अब आपको पता चल चुका है कि आगे हम जो करेंगे वो हम क्या करेंगे। आगे के जो अध्याय हैं हमारे, अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5 से संबंधित जो एमसीक्यूज है उसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग तब तक एक बार अपने बेयर एक्ट को, अपने नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम क्लास में आए और एमसीक्यूज स्टार्ट करें, आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देना शुरू कर दिया करिए, क्योंकि प्रश्न तो आपके सामने आ ही जाता है। ठीक है, तो ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और करते रहिए अपनी तैयारी।